सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हिंदी का प्रतिदिन पढ़ते होंगे पाठ। आज हम गोदली का ही पार्ट 2 है काव्य खंड का, कविता का, जिसका पाठ का नाम है कड़बक, मंझन द्वारा रचित है। ठीक है, ये पाठ आज हम लेखक का परिचय जानेंगे और उसके अगले दिन हम पाठ के जो कड़बक है उसमें क्या दिया गया है उसका हिंदी रूपांतर हम करेंगे। आप लोग को एक बार फिर से बता दें कि हिंदी की कुछ नोट्स हम वर्णिका और गोदली दोनों का तैयार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपके हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। आप लोग वहां से एकदम आसानी से हिंदी का जो गोदली पुस्तक है उसका अलग फेयर होना चाहिए और वर्णिका का अलग होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो पूछते हैं या भेजते हैं आपके पास, वो प्रतिदिन आप एक कॉपी में नोट कीजिए। जो आप लोग प्रश्न हमें उत्तर बनाकर भेजती हैं उसको नोट कीजिए और उसको याद करते चलिएगा। ठीक है, साफ देखिए, फेयर साफ होना चाहिए। आप कलम, दो प्रश्न जो लिखते हैं उसका कलम अलग होना चाहिए और आपका उत्तर का अलग होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि साफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम पाठ की ओर चलते हैं। मंझन पाठ के जो लेखक हैं उनको परिचय हम जानते हैं कि मंझन, एक और आपको हम बात बता दें, मंझन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक है, मंझन का जो परिचय हम बता रहे हैं इनसे हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए मंझन का परिचय कह रहा है कि मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। मंझन क्या थे? ये हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। ये यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि सूफी कवि के नाम से हम किसे जानते हैं, तो मंझन को हम जानते हैं। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। मंझन के जो जीवन है उनके जो संबंधित बातें हैं बहुत कम जानकारी है, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं और पुस्तक में भी बहुत कम है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना मधुमालती का ही पता चलता है। इनकी एकमात्र रचना कौन है? मधुमालती, उन्हीं एक ही रचना पता चलता है। यह कहना कठिन है कि इनकी और कोई अन्य रचना है। मतलब ये कहना बहुत कठिन है, मुश्किल है कि इनकी और रचना हो सकती है, लेकिन कहीं तो जिक्र हुआ नहीं है। ठीक है, या नहीं है, मतलब रचना है या नहीं है। ठीक है, मधुमालती में मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत किया है, मतलब अपने संबंध में कि हम कैसे व्यक्ति हैं, हमारी विचारधारा क्या है और हम जो रचित मधुमालती है वो किस किन में लिखा गया है, क्या है उसमें। ठीक है, मधुमालती की रचना सन 1545 ईस्वी में हुआ था। मधुमालती की रचना कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। इससे इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी के मध्य में वे वर्तमान थे। मध्य के काल आदि को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि मंझन के बारे में कह रहा है कि कुछ विद्वानों का सोच है, कुछ विचारों का विद्वानों का विचार है कि उनका धर्म, उनका निवास, उनसे संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलिए। उनके निवास स्थान के संबंध में 2 प्रकार की मत प्रकट किए गए हैं। मतलब वो कहाँ रहते थे उनके बारे में 2 प्रकार की बातें सुनने को मिलता है। ठीक है, मधुमालती की एक पंक्ति, गढ़ अनूप बस नगर चनाड़ी कलयु वो लंका जो गाढ़ी, के आधार पर मंझन के निवास स्थान का अनुमान लगाया गया है कि परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान लगाया है कि अनुपम गढ़ मंझन का निवास स्थान रहा होगा। मतलब ये श्लोक जो लिखा गया है इससे अनुमान लगाया गया है कि अनुपम गढ़ मंझन का निवास स्थान रहा होगा, वहीं वो निवास स्थान रहते होंगे। ठीक है, और डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र इससे सहमत नहीं है और उनके अनुसार कहते हैं
चनारी मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सूरज भान की राजधानी थी। अन्य साक्ष्यों के आधार पर शत्रुघ्न जी का मत है कि मत सही जाना पड़ता है। मतलब ये सूरजान भान की राजधानी इनके पिता जो नायक थे उनका था, तो यहीं के रहने वाले वो होंगे कौन? मंझन। ठीक है, आगे होता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंझन अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे जगह रहने लगे थे। ठीक है, मतलब देखिए दोनों आदमी का जो मत है इससे ये पता लगता है, वो कहते हैं कि यहाँ होगा, ये कहते हैं वहाँ होगा, तो एक यहाँ से इससे निष्कर्ष होता है कि पहले वहाँ रहते होंगे। जैसे आप लोग बहुत आदमी को देखते होंगे, कहीं गांव में घर था, आज शहर में बस गए, उनका घर यहाँ बन गया, समझे? तो वही ये कह रहा है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि मंझन ने अपने गुरु का नाम शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद बतलाया है। मतलब मंझन कोई पुस्तक में होगा या कहीं से मिला होगा कि वो कहते हैं कि हमारे गुरु जो थे शेख मोहम्मद या गौस मोहम्मद थे, लेकिन इससे अधिक आपने गुरु के संबंध में कुछ नहीं कहा है और न ही अपने गुरु परंपरा का ही जिक्र किया है। मतलब इनको साफ बात में यही जिक्र है कि अपने बारे में कहीं मिला नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पता लगा है, कहीं लिखित रूप से है कि शेख मोहम्मद इनके गुरु हैं और चाहे या गौस मोहम्मद। ठीक है, वैसे अपने गुरु के संबंध में उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि वे सिद्ध पुरुष थे तथा उन्हीं की कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुए थे। ठीक है, आगे कहते हैं मंझन सूफी कवि थे। अभी आप लोग को बताएं कि मंझन पूछे कैसे कवि थे, तो सूफी कवि थे। ठीक है, और ये अब सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा पाया जा सकता है। ये जो आज हम पढ़े वो मंझन का परिचय जो जीवनी था उसको पढ़ें। ये कुछ कोई खास इसमें नहीं दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, लेकिन आप लोग इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए। हम जो मेन पॉइंट है, टॉपिक है, उसको हम अपने रेड कलर से लगा चुके हैं। आप लोग भी यह पढ़िएगा, इससे आपको लगे कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो वैसे ही आप कलम से ही या मार्कर होगा तो मार्कर से लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम लगा लेते हैं। जो मेन प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का वैसे हम बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िएगा। अगले दिन हम इसका जो दो दिया गया है यहाँ पे आपका दो पंक्ति है श्लोक का, तो यहाँ एक और दो दोनों का हम हिंदी रूपांतर आपको हम बताएंगे। और आप लोग कॉपी तैयार रखिए। हम ऑब्जेक्टिव जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें दिया है, तो ये सब प्रश्न हम बना रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, आप वहाँ से आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।